आस्था अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और टेस्ट सीरीज भी हल कर रहे होंगे। आज की जो टेस्ट सीरीज है आइए उसकी बात कर लेते हैं, विस्तृत उत्तर जान लीजिए। बाकी इस समय जो पेड बैच में चल रहा है वो भारतीय काव्यशास्त्र हो गया है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र शुरू हुआ है। आज पाश्चात्य काव्यशास्त्र का PDF नोट्स दिया गया, उसी पर आधारित वीडियो लेक्चर लोगों को मिल रहा है। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं टेस्ट सीरीज में तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे, विस्तृत उत्तर की बात करेंगे। हाँ, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कल से ही आप देखेंगे कि टेस्ट सीरीज में जो चीज़ें दी जा रही हैं, बताई जा रही हैं, लोगों ने ज्वाइन किया है और फीस में छूट दी गई है। अगर आप UPSC या MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए शुल्क में विशेष छूट दी गई है। UGC नेट दिसंबर के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी फीस में छूट दी गई है। तो आज की जो टेस्ट सीरीज है आइए उसकी बात करेंगे। 5/6/2023 की टेस्ट सीरीज आज की ये टेस्ट सीरीज है और अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा कि आज की इस टेस्ट सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही हुए। खैर, जिन लोगों ने उत्तर भेजा है उसमें देखा गया है कई सारे लोगों के उत्तर गलत आ रहे हैं, जबकि साधारण प्रश्न है। लगता है कि जल्दबाजी में शायद उन लोगों ने गलत उत्तर दिया, जबकि प्रश्न साधारण है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था अवहट्ट है। हिंदी भाषा का जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। चंद्र शर्मा ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। पहले ही प्रश्न में कई सारे लोगों ने डी बताया, जो कि गलत है, बी हो जाएगा। यहाँ पर जो पूछा गया है उस पर आप ध्यान दें कि प्रश्न क्या है, क्या प्रश्न पूछा गया है। अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है गलत हो जाएगा। यहाँ पर यह पूछा गया कि अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था, पहला इसीलिए गलत है, पहला जो पॉइंट हमारा दिया गया वो गलत है इसलिए क्योंकि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था अवहट्ट है, पूर्वकालीन अवस्था नहीं। पूर्वकालीन अवस्था प्राकृत है, इसलिए पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। निम्न में से अपभ्रंश की रचना कौन सी नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा उस्मान की रचना चित्रावली। यह अपभ्रंश की रचना नहीं है। बाकी चाहे पहुंचरी हो, पहुन दोहा, भविष्यत का है, ये सब अपभ्रंश की रचनाएं हैं। मानक हिंदी आदर्श एवं मानक क्षेत्र कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा मेरठ के आसपास। मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र है वो हमारा आदर्श एवं मानक क्षेत्र है, मानक हिंदी का। अवधी भाषा के कवि कौन से हैं? जायसी, कुतुबन, उस्मान, नंददास। विकल्प में है 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए 1 2 और 3। नंददास अवधी भाषा के कवि नहीं हैं। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा हिंदुस्तानी है। ग्रियर्सन ने ब्रजभाषा को अंतर्वेदी कहा। मालवी दक्षिण राजस्थान की बोली है। उत्तर हो जाएगा आपका डी 1 2 3 तीनों सही हैं। प्रश्न कैसे लग रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, नए लोग हैं, चैनल पर देख रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो जब पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन उनको मिल सके। कल की टेस्ट सीरीज पब्लिश थी, आज की भी ये टेस्ट सीरीज पब्लिश है। और इस समय अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो फीस में छूट दी गई है। किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, हरियाणा का हो, झारखंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो, तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। हर जगह का सिलेबस अलग अलग है, लेकिन लगभग 80% चीज़ें कॉमन हैं। जो कॉमन है वो तो सभी को एक साथ कराई जाती हैं। बाकी आपके स्टेट में जो चीज़ें अलग हैं वो अलग से आपको कराई जाएंगी। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अपभ्रंश ब्रजभाषा का पिंगल का मिश्रण पिंगल कहलाती है। कौरवी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अब यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है। देखिए, बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बिल्कुल सही है। कई लोग इसी में परेशान हो गए, भाई ये तो सही लिखा है, बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, पूर्वी हिंदी की है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी।
तो ये तो पहला सही लिखा है। दूसरा लिखा है अपभ्रंश और ब्रज भाषा का मिश्रण पिंगल कहलाता है, ये भी सही लिखा है। तीसरा लिखा है कि कौरवी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, गलत है, कौरवी पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कि कुटिल लिपि से हुआ है। कुटिल, उससे पहले तो ब्राह्मी है, लेकिन इससे नज़दीक देवनागरी से तुरंत पहले की अगर हम बात करें तो कौन सी लिपि है? कुटिल लिपि है। तो आपका उत्तर यहाँ हो जाएगा कुटिल लिपि। आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है? अभी काव्य हेतु पर आधारित अभी 2 दिन पहले क्लास कराई गई, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास। काव्य हेतु पर पूरा विस्तृत आपको नोट्स दिया गया। काव्य हेतु में एक एक पॉइंट आपको पढ़ाया गया। काव्य हेतु है, काव्य प्रयोजन है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई। काव्य हेतु के प्रकार बताए गए आपको, प्रतिभा है, व्युत्पत्ति है, अभ्यास है। वामन का कथन भी बताया गया कि लोको विद्या परकीर्णस्य काव्यांग, यानी लोक व्यवहार विद्या परकीर्ण, ये वामन ने माना है। परकीर्ण के 6 बातें सामने आती हैं, लक्ष्य, तत्, अभियोग, वृद्धि, सेवा, अवक्षेप, प्रतिभान, अवधान, ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताई गई। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक प्रेममयी प्रेरचनात्मक ज्ञानधारा है। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा आपका सी, जयशंकर प्रसाद का है। आधे अधूरे नाटक के बारे में सत्य कथन कौन सा है? यह एक मध्यवर्गीय परिवार से संबंधित नाटक है, सही है। यह जीवन के बृहत्तर और महत्वपूर्ण आयाम से जुड़ा है, गलत है, क्योंकि यह जीवन के बृहत्तर और महत्वपूर्ण आयाम से नहीं जुड़ा हुआ है। इसमें पति का नाम महेंद्र, पत्नी का नाम सावित्री है, सही है। पति पत्नी के अलावा परिवार में एक लड़का और 2 लड़की हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न देखें। राम की शक्ति पूजा में कथन का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, महाशक्ति का कथन। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, राम का कथन। आराधान का दृढ़ आराधान से 2 उत्तर, जामवंत का कथन। उत्तर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों सुमेलित है। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने, नगतल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्ध। यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग की है? अब यहाँ पर सर्ग का नाम नहीं दिया गया, पहले सर्ग की, दूसरे सर्ग की, तीसरे सर्ग की, 5वें सर्ग की, 12वें सर्ग की। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी, तीसरे सर्ग यानी श्रद्धा सर्ग की। तीसरा सर्ग कौन सा है? श्रद्धा सर्ग है। नागमती वियोग खंड से सही कथन कौन सा है? जायसी ने बारामासा के रूप में नागमती वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। यह वियोग प्रवासजन्य विरह के अंतर्गत आता है। यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है, गलत, आषाढ़ से शुरू होता है। इसमें पक्षियों के माध्यम से संदेश देने की बात की गई है, सही है। 1, 2, 4। अगला प्रश्न देखें। देखिए, आपके पाठ्यक्रम में जो चीज़ें हैं, पाठ्यक्रम पर आधारित ही प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। कबीर के बारे में सत्य कथन कौन सा है? वह निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे। वे माया को ईश्वर में बाधक मानते थे। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा नहीं थी, बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। कई लोग, देखिए, अगर यहाँ पर नहीं शब्द अगर ना दिया गया होता, यानी विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, अगर ऐसा लिखा होता तो हमारा चौथा गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है उनके मन में श्रद्धा नहीं थी, बिल्कुल है। विभिन्न तीर्थ स्थलों के प्रति उनके मन में श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं थी, सही है। तो यहाँ पर हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, ये 4 के चारों पॉइंट सही हैं। निम्न में से विनय पत्रिका के बारे में सही कथन कौन सा है? इसमें कुल पदों की संख्या 279 है। इसमें सर्वप्रथम शिव की वंदना की गई है। यह ब्रजभाषा में रचित है। यह आत्मनिवेदन परक गीति काव्य है। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी। 1, 3, 4 सही है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि इसमें सर्वप्रथम शिव की वंदना नहीं है, बल्कि इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना है। किसकी वंदना है? तो गणेश जी की वंदना है।
निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? ध्वनि के भेद, अविक्षिप्त वाच्य ध्वनि या लक्षणा मूलक ध्वनि तथा विविक्षिप्त परक वाच्य ध्वनि अविधा मूलक ध्वनि है। लक्षणा मूलक ध्वनि के दो भेद, अर्थांतर संक्रमित वाच्य और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य है। अविधा मूलक ध्वनि के भी दो भेद हैं, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों सही हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अविधा मूलक ध्वनि के प्रकार कौन से हैं? लक्षणा मूलक ध्वनि के प्रकार कौन से हैं? ध्वनि कितने प्रकार का होता है? तो इस तरीके से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई, कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, चंदर शर्मा गुलेरी का है। अगला प्रश्न देखें। यह पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पर जाइए। व्हाट्सएप स्टेटस पर आप देखेंगे तो आपको इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। या और भी टेस्ट सीरीज आपको चाहिए जो वीडियो पब्लिश है, वो हमारे द गुरु एकेडमी पर जो सहयोगी चैनल है कंपटीशन एकेडमी का, उस पर भी कुछ वीडियो पब्लिश हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। अमृतलाल वेंगड़ का यात्रा संस्मरण सौंदर्य की नदी नर्मदा के बारे में सही कथन कौन सा है? इसमें भूमिका के रूप में मोहनलाल वाजपेयी और रमेश चंद्र शाह का लेख है। इसमें उत्तर तट और दक्षिण तट शीर्षक से 3 खंड हैं। भाई पहले उत्तर तट है, फिर दक्षिण तट है और फिर उत्तर तट है, तो इस तरीके से 3 खंड दिए गए हैं। इसमें पहला अध्याय जबलपुर से छेवलिया और अंतिम अध्याय यानी 22वां कोलियाद से भरूच है। उत्तर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों सही है। ब्रैकेट में मैंने इसलिए 22वां लिख दिया, अंतिम 22वां यानी कुल अध्यायों की संख्या 22 है, यह भी आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न, परिंदे कहानी से नई कहानी का प्रारंभ किसने माना है? उत्तर हो जाएगा डी, नामोर सिंह ने माना है। रीतिकाल का प्रवर्तक कृपाराम को किसने माना है? उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद ने माना है, विश्वनाथ प्रसाद। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को किस आधार पर माना? कालक्रम की दृष्टि से, रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से, या रीति को अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से? आपका उत्तर हो जाएगा बी, केवल 3। रीति की अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। जबकि केशवदास की जब बात आती है तो केशवदास को आप देखते हैं तो केशवदास को रचना व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से, रचना व्यक्तित्व समृद्धि की दृष्टि से रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है केशवदास को। जबकि कालक्रम की दृष्टि से अगर हम बात करें तो कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम को प्रवर्तक माना गया है। तो किसको क्यों माना गया वो यहाँ पर जरूर ध्यान दें। हो सकता है इस तरीके से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जा सकता है, तो कृपाराम को। रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से किसे रीतिकाल का प्रवर्तक माना जा सकता है, केशवदास को। रीति की अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना गया, चिंतामणि को। तो इस तरीके के भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती, यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। किस कहानी का अंश है? उत्तर हो जाएगा सी, कफन। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। कथन किस कहानी का है? आकाशदीप अपना अपना भाग्य उसने कहा था कानों में कंगना। अब इसमें बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये किस कहानी का कथन दिया गया, किस कहानी का अंश दिया गया है। कहा गया कि मृत्यु के समय पहले स्मृति के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं,
अब के हाड़ में आम खूब फलेगा। याद आया आपको? है ना ये कथन? शायद एक बार पूछा भी गया है किसी परीक्षा में। उत्तर हो जाएगा सी, उसने कहा था। अगला देखें, निम्न कहानी और पात्रों से बेमेल जोड़ा कौन सा है? मोहना, रसप्रिया, करीमुद्दीन, परिंदे, रमपतिया, राजा निर्बंसिया, देवा, पिता कहानी। उत्तर हो जाएगा सी, सी सुमेलित नहीं है। रमपतिया, राजा निर्बंसिया में कोई पात्र नहीं है। राजा निर्बंसिया कहानी तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। राजा निर्बंसिया कहानी जो पढ़ाया गया है आपको, जो लेक्चर दिया गया है राजा निर्बंसिया का, उसे भी आपने देखा होगा। एक एक पात्र मैंने उसमें से आप लोगों को बताया है। राजा निर्बंसिया में एक एक पात्र आपको मैंने बताया है। उसमें देखा आपने कि जो हम लोगों ने राजा निर्बंसिया में बात किया है कि रमपतिया नहीं बल्कि जगपति है, जो कि एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। और जगपति की पत्नी कौन सी है? चंदा। इलाज कौन कर रहा है? कंपाउंडर बचन सिंह। कड़ा अपना ये दे देती हैं चंदा। बाकी दयाराम है, राजा रानी है, सकूरे हैं। तो ये सब इसमें पात्र हैं, रमपतिया नहीं है। निम्न कहानी और पात्रों का बेमेल जोड़ा कौन सा है? लक्ष्मी, कोशिका घटवार, मालती, ग्रेगिन, चंपिया, लाल पान की बेगम, हीराबाई, तीसरी कसम। उत्तर हो जाएगा ए, लक्ष्मी कोशिका घटवार। गलत, लक्ष्मा है। लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मा कोशी के घटवार में है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा के 3 प्रकार कौन कौन से माने हैं? प्रतिभा, प्रेम, शील, साधन। विकल्प में 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सी, 1 3 4, यानी प्रतिभा, शील और साधन। ये श्रद्धा के 3 प्रकार माना गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो चिंतामणि है, उनका जो निबंध संग्रह चिंतामणि है, उस चिंतामणि की भी मैंने बात की है। चिंतामणि पर आधारित तो एक पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर ही मैंने आप लोगों को दिया है, जिसमें मैंने ये सारी चीज़ आपको बताया है कि कौन कौन से निबंध संकलित हैं, किसमें कितने निबंध संकलित हैं। अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का श्रद्धा भक्ति निबंध पढ़ा है, श्रद्धा भक्ति निबंध आपने पढ़ा है, तो श्रद्धा भक्ति निबंध में ही आप देखेंगे कि श्रद्धा के 3 प्रकार उन्होंने बताया है। कहते हैं स्थूल रूप से श्रद्धा 3 प्रकार की कही जा सकती है। एक तो कही जा सकती है प्रतिभा संबंधिनी, दूसरी कही जा सकती है शील संबंधिनी, और तीसरा कही जा सकती है साधन संपत्ति संबंधिनी। और इससे प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वो लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण व शक्ति का विश्वास देख उसके संबंध में जो एक अस्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसी को श्रद्धा कहा जाता है। श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संसार है। और शायद ये भी परीक्षा में एक बार पूछा गया कि श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत और प्रेम का एकांत है। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार अधिक है। यह श्रद्धा और भक्ति का ही कथन है। श्रद्धा और भक्ति से यह भी पूछा गया कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। श्रद्धा भाजन पर श्रद्धावान अपना किसी प्रकार अधिकार नहीं चाहता, पर प्रेमी प्रिय के हृदय पर अपना अधिकार चाहता है। श्रद्धा और भक्ति से यह भी महत्वपूर्ण कथन है कि श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। इससे अपनी श्रद्धा के बदले हम श्रद्धेय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहते हैं, पर प्रेमी नहीं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके जो कथन है वो मैंने आपको बताया है। मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। ये 3 के तीनों नाटक मोहन राकेश के हैं। रिवीजन आप लोगों का कैसा चल रहा है? जो टेस्ट सीरीज पब्लिश की जा रही है, आप जो देख रहे हैं, इससे आपका कैसा रिवीजन हो रहा है? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त कीजिएगा।
और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं अरे 15 दिन का समय बचा है, क्या ज्वाइन करें, 20 दिन का समय बचा है, क्या ज्वाइन करें। देखिए, एक एक दिन नहीं बल्कि एक एक क्षण आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी सफलता के लिए। आप किस तरीके से लगते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है कि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया और एक टेस्ट सीरीज से आपको 2 प्रश्न मिल गए या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जो और लोगों को क्लियर नहीं है और आपने परीक्षा में सही कर दिया, तो हो सकता है कि यही एक आपके सफलता का राज हो जाए, सफलता का कारण हो जाए। बाकी पैसे की कोई बात नहीं होती है, पैसा आदमी के पास होता है, पैसा फिर कमाएगा फिर आएगा, लेकिन अगर समय चला गया तो ये समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। जो आज आप देख रहे हैं, आज जो सीख लेंगे या आज आपने जो छोड़ दिया, 2 लोगों को लीजिए, एक तो आप जो आज देख रहे हैं और दूसरा जो नहीं देख रहा है। हो सकता है कि इससे आपको परीक्षा में कुछ चीज़ें मिल जाए, तो आपने देखा और जिसने नहीं देखा छोड़ दिया, अब इसके लिए वो समय फिर आने वाला नहीं है जो निकल गया। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, समय को महत्व दीजिए, पैसे को नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद में किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, उत्साह। चिंतामणि में संकलित जो उत्साह निबंध है उसी उत्साह निबंध की पहली ही पंक्ति है। विधि के बनाया जीवन जेते हैं जहाँ जहाँ के तहाँ, खेलत फिरत तिन्हें खेलत फिरन देव। यह पंक्ति उदाहरण स्वरूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने किस निबंध के अंत में लिखा है देव की यह पंक्ति? उत्तर हो जाएगा ए, भाव या मनोविकार। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने करुणा निबंध में करुणा का उल्टा किसे माना है? उत्तर हो जाएगा सी, क्रोध को माना है। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? देखिए, पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4 ये दिए गए हैं। और मैंने यह भी आपको बताया था आधे अधूरे से कि कुकू शब्द किसने कहा है, शायद परसों की टेस्ट सीरीज में मैंने आपको दिया था आधे अधूरे से। तो यहाँ पर पुरुष 1 कौन होगा? महेंद्र नाथ। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में क्या है? पारिवारिक विपन्नता, प्रेम संबंध, पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता, सामाजिक जीवन में आक्रोश और हिंसा। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? बाणभट्ट की आत्मकथा जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा है। बाणभट्ट की आत्मकथा विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई। महामाया भैरवी का कथन है कि स्त्री की सफलता पुरुषों को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बुद्धिमान की नीति मौन रहती है, निपुणिका का कथन। अब यहाँ पर विकल्प में है 1 2 3 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3 4। कई लोगों ने उत्तर डी लगाया जो कि गलत है। सही उत्तर होगा ए, 1 2 3, क्योंकि बुद्धिमान की नीति मौन रहती है, निपुणिका का कथन नहीं है, बाणभट्ट का कथन है। कॉपी पेन भी आपके पास होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखा आपने कि निपुणिका का कथन नहीं है, फिर किसका कथन है, तो कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर लिख लें कि किसका है, तो बाणभट्ट का कथन है। तो इससे एक तथ्य आपका और तैयार होता रहेगा साथ में। बाकी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं वो ज़रूर ध्यान दें, कॉपी पेन लेकर बैठें। जिनका एडमिशन अभी आज हुआ है टेस्ट सीरीज में, आज एडमिशन हुआ, वो लोग ज़रूर ध्यान दें। जैसे अंकिता, जिनका आज अभी एडमिशन हुआ है, 1 घंटे पहले अभी उनका पेमेंट आया है। महेश, जिनका एडमिशन अभी मॉर्निंग में हुआ है, वो भी ध्यान दें। दिलीप, आज ही एडमिशन हुआ है, आप भी ध्यान दीजिए। दिलीप कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। रूबी जायसवाल, आप भी ज़रूर ध्यान दीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। मोनिका, आप भी ध्यान दीजिएगा। तो ये जिनका आज एडमिशन हुआ है, मोनिका, रूबी, अंकिता, ये आप सभी लोग ज़रूर ध्यान दें। दिलीप, ज़रूर ध्यान दीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? गोदान में राय साहब का नाम नरपाल सिंह है। ओंकारनाथ प्रगतिशील विचारों के वाहक माने जाते हैं। गोबर रूढ़ि विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर हो जाएगा 34 का बी, 2 और 3 सही है। पहला गलत है। पहला इसलिए गलत है कि गोदान में राय साहब का नाम नरपाल नहीं अमरपाल सिंह है, अमरपाल सिंह है। कामायनी के बारे में सही कथन कौन सा है? कामायनी का प्रकाशन कब हुआ? 1935 में, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। चंचल किशोर
चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हो जो बनती कानों की लाली। लज्जा सर्ग की पंक्ति। वो जीवन की मरु मरीच का कायरता के अलस विषाद, चिंता सर्ग की पंक्ति। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं, आशा सर्ग की पंक्ति। विकल्प में 1 2 2 3 1 3 1 2 3, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। तीसरा गलत, क्योंकि यह लज्जा सर्ग की पंक्ति है, आशा सर्ग की नहीं है। लज्जा सर्ग लिख लीजिए। घनानंद की रचना कौन सी नहीं है? उत्तर हो जाएगा बी, रसविलास घनानंद की नहीं है। बाकी स्खलता सुजानहित है, वियोगवेली है, रसविलास देव की रचना है। रसविलास देव की रचना है। वह मुस्कान वह मृदु बतरानी, वह लड़कीली बानी आनी उर में आरती है। यह इस पद में वियोग की कौन सी दशा है? चिंता, स्मृति, प्रताप, उन्माद। इसमें कई लोगों के प्रश्न का जो उत्तर आया है स्टेटस पर, व्हाट्सएप पर गलत आया है। आप खुद सोचिए, आप अगर वियोग में हैं, आप अपने को ले लीजिए, किसी के वियोग में है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी प्रेमिका हो, या कोई ज़रूरी नहीं वो आपका प्रेमी हो। किसी के वियोग में अगर आप हैं और आप सोच रहे हैं, वह मुस्कान, पंक्ति देखिए, वह मुस्कान। अब आप सोच रहे हैं ना, वही मुस्कान, वही मृदुबानी, वही अनिमीठी बोल, वही लड़कीली भाषा। तो ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आप चिंता में डूबे हुए हैं केवल? ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो केवल चिंता में डूबे हैं, या आप चिल्ला रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा उन्माद में हैं? नहीं, स्मृति होगा। आप स्मृति कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा स्मृति। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार, और तजो मन उतारन विरद बारक बारन उतार। बिहारी के इस पद में कौन सा भाव व्यक्त होता है? तो इसमें क्या है? भक्ति भाव है। नहीं ज़्यादा आपको अर्थ पता है। फीकी परी गुहारी, फीकी परी गुहार, बिहारी की बात हो रही है। फीकी परी गुहारी की बात हो, गुहारी, गुहार लगाना तो समझ रहे हो ना, टेरना, गुहार लगाना, याद करना, स्मरण करना, ये क्या है? मेरी फीकी पड़ी यानी हल्की पड़ी, कमजोर पड़ गई मेरी गुहार। किसकी गुहार? ईश्वर को तो याद कर रहे हैं। बात किसकी होगी? भक्ति की होगी। निम्न में से कौन सी रीति सिद्ध काव्यधारा का कवि नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, बिहारी नहीं है। जो पै चराई राम की कर तो न लजात, इसमें चराई का आशय क्या है? सेवा, चापलूसी, मोह, प्रेम। देखिए, अब यहाँ पर इसमें भी कई लोगों का उत्तर गलत है। से होगा, कहते नहीं है, आपने सुना भी होगा कि क्या मैं आपकी चराई करूं? क्या मैं आपकी चेरी हूं? क्या मैं आपके गुलाम हूं? उर्दू भाषा में देखें तो चेरी मतलब क्या? गुलाम। तो गुलाम या चेरी क्या करेगा? सेवा की बात, चराई, चेरी से बना चराई, तो चराई क्या होगा? सेवा होगा। कोई गुलाम चापलूसी या मोह या प्रेम थोड़ा होगा। चेरी से बना चराई, और चराई मतलब होगा सेवा। किसकी सेवा? अब यहाँ सेवा शब्द इसलिए कहा गया है क्योंकि किसकी बात हो रही है? राम की बात हो रही है। जो पै चराई राम की कर तो न लजा, यानी राम की सेवा करते क्यों लजाएं? प्यू वियोग असबाउर जीव, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत की जो पंक्ति है, जिसमें बाउर शब्द का आशय क्या होगा? बाउर का आशय होगा पगली। काहे को गोपीनाथ कहावत क्या है? कौन सा भाव है? उपालंभ दिया जाता है। क्या होगा? उपालंभ। प्रश्न कैसे लग रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। चाहे आप हमारे व्यूअर्स हैं, चैनल पर देख रहे हैं, चाहे हमारे आप पेड मेंबर्स हैं, और जिन्होंने आज एडमिशन लिया है, खास तौर पर वो लोग जरूर ध्यान दें कि कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। और जो पूरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, तो उसके लिए फीस में आज भी छूट चल रही है और कल तक रहेगी। कल के बाद में फिर ये मत कहिएगा सर मुझे छूट चाहिए। आप ही लोगों के लिए छूट दी जाती है कि जो इकोनॉमिकली थोड़ा वीक है, या अगर कहीं व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वो लोग ज़रूर इस पर ध्यान दें।
इकोनॉमिकली जो थोड़ा वीक है वो जरूर इस पर ध्यान दें। अगला प्रश्न देखें, उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी के किस कहानी में मिलती है? एक गो जैनेन्द्र, कफन प्रेमचंद, वारेन हेस्टिंग का साण उदय प्रकाश, ममता जयशंकर प्रसाद। उत्तर हो जाएगा सी, वारेन हेस्टिंग्स का साण। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं। शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय रूप या शिल्प पर बल देती है। देरिदा लेखन को दर्शन का स्रोत मानते हैं। फ्रांसवा लेवतार जेमसन बौद्रिया उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक हैं। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1, 2, 4। अब आप कहेंगे कि सर तीसरा क्यों गलत है? तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि जाक देरिदा लेखन को सांस्कृतिक कर्म का स्रोत मानते हैं, दर्शन को नहीं। दर्शन को नहीं, सांस्कृतिक कर्म को मानते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? डी सस्यूर संरचनावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। लेनिन गोर्की कॉर्डवेल मार्क्सवादी चिंतन परंपरा के हैं। कॉलरिज के अनुसार कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 सही है। कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है। छंद हृदय कंपन गति का स्वभाव ही छंद में लयमान है। यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत का है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, आवारा मसीहा में शरदचंद्र के पिता का क्या नाम है? मोतीलाल, अघोरनाथ, ठाकुरदास, सुरेंद्रनाथ। उत्तर हो जाएगा ए, मोतीलाल। मोतीलाल। आवारा मसीहा तो पूरा आपको पढ़ाया ही गया, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको ज़रूर पता होगा। वीडियो भी आवारा मसीहा का मैंने पब्लिश भी किया था। आवारा मसीहा का पूरा वीडियो मैंने पब्लिश किया था, जिसमें केदारनाथ उनके नाना है। केदारनाथ की बात की गई है। केदारनाथ उनके नाना है, मोतीलाल उनके पिता हैं, भुवन मोहिनी उनकी माता हैं, अघोरनाथ छोटे नाना हैं, सुरेंद्रनाथ शरदचंद्र के मामा हैं, मणिंद्र उसमें जो है वो छोटे नाने का बेटा है, ठाकुरदास बड़े मामा हैं, अक्षय पंडित इनके पहले गुरु हैं शरदचंद्र के, राजू इनका दोस्त है, काशीनाथ भी दोस्त है, धीरू भी दोस्त है, नीला भी दोस्त है, बाकी राजबाला, विराज बाहू, नयन तारा, शशि तारा, ये सब इसमें शरदचंद्र में गौड़ पात्र हैं। आवारा मसीहा जब 1974 में प्रकाशित हुआ तो इसमें बताया गया है कि इसमें 3 भाग हैं। दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत, ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। भाई दिशाहारा में शरद के बचपन की घटनाएं हैं। दिशा की खोज में उनके साहित्यिक जीवन और जीविका की खोज के बारे में बताया गया। दिशांत में उनके सामाजिक कार्य और साहित्यिक विधाओं में उनकी रचनाशीलता के बारे में दिशांत में बात की गई है। आवारा मसीहा जो पूरा पढ़ाया गया उसमें आपने देखा ही होगा, मैंने बताया है कि शरदचंद्र का एक कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैं सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूंगा, कि मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा, कि मैं कभी छोटा काम नहीं करूंगा। तो सौंदर्य की उपासना भी एक बार पूछा गया है। इनके गांव का नाम भी पूछा गया है कि शरदचंद्र के गांव का नाम लेखक ने क्या बताया, तो देवानंदपुर बताया है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलेंगी। शरद के अलावा इनके 2 छोटे भाई भी थे, प्रभास और प्रकाश। इनकी एक छोटी बहन भी थी, सुशीला, जिसका अन्य नाम था मुनिया। बड़ी बहन थी अनिला थी, जिनकी तो शादी हो चुकी थी। तो इस तरीके से इसमें मैंने पूरा आपको आवारा मसीहा में पढ़ाया ही है। अरे आयावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत का क्रम से अध्याय कौन सा होगा? परशुराम से तुर्खम, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, किरणों की खोज में। तो आपका उत्तर होगा डी। पहले होगा आपका परशुराम से तुर्खम पहला अध्याय, किरणों की खोज में दूसरा अध्याय, देवताओं के अंचल में तीसरा अध्याय, मौत की घाटी में चौथा अध्याय। तो क्रम इसका ये होगा 1, 4, 2, 3। संस्कृति के 4 अध्याय में कौन सा अध्याय शामिल नहीं है? हिंदू संस्कृति और इस्लाम, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, वैदिक संस्कृति और इस्लाम, भारतीय संस्कृति और यूरोप। आपका उत्तर हो जाएगा सी, वैदिक संस्कृति और इस्लाम। भोलाराम का जीव में भोलाराम कहाँ का निवासी था? आपका उत्तर हो जाएगा डी, जबलपुर। तो इस तरीके से आज के 50 प्रश्न थे। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप भी हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। पूरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं
तो आप कंप्लीट बैच लिखकर मैसेज कर दीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज लिखकर मैसेज कर दीजिए। और शुल्क में विशेष छूट सिर्फ कल तक रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पूरे बैच के लिए शुल्क में सिर्फ कल तक ही छूट मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगा। क्योंकि जो एक गुरु होते हैं, गुरु का जो कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य का निर्वहन मैं बाखूबी कर रहा हूँ कि हमारे हर तरीके के कैंडिडेट होते हैं, सबकी मदद होनी चाहिए, सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। इसीलिए बीच में छूट दी जाती है ताकि जो कमज़ोर वर्ग के हैं या जिनके पास व्यवस्था नहीं हो पा रही है वह भी इससे वंचित ना हो, वह भी जुड़ सके। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं बेशक आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। आप भी जुड़िए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार संघर्षरत रहिए। परीक्षा का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें या उसको ना देखें कि अभी कब होगा, अभी तो 2 महीने का समय है, 3 महीने का समय है, यूपी की बात करें तो हायर की अभी कोर्ट में चल रहा है। तो इन चीज़ों पर ध्यान ना दें, आप अपनी तैयारी में लगे रहें। परीक्षा जब भी होगी आपको परीक्षा में बैठना है। जो इंतज़ार करेंगे वो करते रहेंगे, आप तैयारी करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे। ईमानदारी से लगिए, पूरी लगन निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर लगिए, लक्ष्य जरूर मिलेगा, लक्ष्य जरूर आप प्राप्त करेंगे। क्योंकि यह समय निकल जाएगा तो फिर वो समय दोबारा नहीं आएगा। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में किसी दिन फिर पब्लिश वीडियो में। बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस PDF को डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के लिंक में जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं।